नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है वो बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये आपका ये है, आपका सब्जेक्ट का नेम है। अब बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या करने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस करेंगे। तो लगभग हम इस वीडियो में 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। 50 प्लस क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे और आपको इसमें कुछ फैक्ट्स भी बताता जाऊँगा मैं आपको, तो वो आप जो है उनको आप नोट बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये 50 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ये बात लिख सकते हैं। मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लाया हूँ, कहीं से ऐसे उठा के नहीं रख देता हूँ। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 प्लस क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा कि यही क्वेश्चन नहीं तो इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन पूछ ले, 7-8 क्वेश्चन पूछ ले इन 50 में से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो प्रबल एग्रो स्टडी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको जॉब से रिलेटेड आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। यदि आपको कुछ गाइडेंस सेशन चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सब कुछ नंबर मेरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ शुरू। ठीक है, और स्टडी मटेरियल तो आपको इस पर मिलता ही है। तो वीडियो को शुरू करता हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, मुरब्बा बनाने में 1 किलो आंवले के साथ कितनी चीनी की आवश्यकता होती है? तो 1 किलो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए, ठीक है, तो कितनी चीनी की आवश्यकता होती है? तो 1.5 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 1 किलो आंवले के साथ ऐसे भी पूछ सकता है 1.5 किलो यानी कितने गुने की आवश्यकता पड़ती है, तो 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना भी आपसे ऐसे पूछ सकता है, 1.5 गुना हो जाएगा। कितना? 1.5 गुना। जैसे 10 किलो में 10 किलो का अगर मुरब्बा बनाना है तो उसका 1.5 गुना हो जाएगा आपका 15। तो 15 आपका हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, हर प्रकार से पढ़िए, पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है कुछ भी। 1 किलोग्राम आंवले के साथ कितना साइट्रिक एसिड मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो यहाँ पे पूछा है कि 1 किलोग्राम आंवले के साथ कितना साइट्रिक एसिड मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो मुरब्बा बनाने के लिए कौन सा मतलब 1 किलोग्राम आंवले के साथ कितना साइट्रिक एसिड मिलाते हैं? तो 0.8 किलोग्राम। ये सारे आपके डबल स्टार मार्क करने लायक क्वेश्चन हैं। जो हैंड रिटन है वो तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो टाइप करके लाया हूँ वो भी महत्वपूर्ण है। कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। आप जो है 2-3 एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता है कैसे आपको घुमाया जाता है लंबे लंबे क्वेश्चंस देकर। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है कि आपको कंसेप्ट को अपना क्लियर रखना है। देखिए, मैं किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप कानपुर में है जो यूनिवर्सिटी, उससे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या जो अपने देखिए, मेरी जो ऑडियंस है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। ज़्यादातर लोग कानपुर से, झांसी से मेरी वीडियो देखते हैं। ठीक है, झांसी की यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड, और कानपुर की है जो यूनिवर्सिटी है CJMU है, कौन सी है, वो उससे देखते हैं छात्र। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है 1 किलोग्राम आंवले के साथ साइट्रिक एसिड 0.8 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 किलोग्राम टमाटर की चटनी बनाने के लिए कितने नमक की आवश्यकता होती है? तो 5 किलो चटनी बनाना है, टमाटर की चटनी कितनी बनाना है? 5 किलो चटनी बनाना है, तो नमक कितना डालेंगे उसमें? 5 किलो में 100 ग्राम डालेंगे। तो 1 किलो में कितना ग्राम नमक आपका डलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो 20 ग्राम हो जाएगा 1 किलो के लिए, क्योंकि आप 5 से भाग दे दीजिए 100 में, 20 से 5 बार डिवाइड हो जाएगा 100, तो 20 ग्राम आपका हो जाएगा। 5 किलोग्राम चटनी बनाने के लिए 100 ग्राम हो जाएगा, 1 किलोग्राम के लिए 20 ग्राम। 5 किलोग्राम चटनी बनाने के लिए कितना एसिटिक एसिड की चाहिए? तो 5 किलोग्राम चटनी बनाने के लिए 10 ml एसिटिक एसिड चाहिए, और 1 किलोग्राम के लिए 2 ml हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये कंसेप्ट है। इस देखिए, ऐसे ही घुमाया जाता है, जैसे आपको पढ़ाया गया है कि 5 किलोग्राम चटनी बनाने के लिए, पूछ लिया 1 किलोग्राम चटनी बनाने के लिए, तो एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि हम इतना दिमाग लगा ही नहीं पाते हैं। इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो यहाँ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी वो बात कि ऐसे पूछ सकता है, तो वहाँ आप प्रिपेयर होकर जाएंगे। यदि आप पहले से प्रिपेयर नहीं हैं, किसी 2020 से जो भी आता है मार्केट में उससे पढ़ रहे हैं, और बाकी कोई आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो सोचने की क्षमता होती है और जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता होती है वो आप में विकसित नहीं हो पाती है। ठीक है, मेरी सारी वीडियो जितनी है मैं आपको ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन इसलिए देता हूँ कि आपको जो है अधिक से अधिक एक्सप्लेनेशन मिल सके। ठीक है, कि अच्छी जेली में कुल मिले ठोस पदार्थ कितना होता है? तो कुल मिले ठोस पदार्थ कितना होता है अच्छी जेली में? तो अच्छी जेली में जो कुल मिले ठोस पदार्थ होता है वो होता है आपका
जैसा कि आपको दिख रहा है 65% आपका जो है कुल विलेय पदार्थ होता है, जिसको हम TSS बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जेल मीटर का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, जेल मीटर का आविष्कार प्रोफेसर बेकर ने किया। किसने किया? प्रोफेसर बेकर ने किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोफेसर बेकर ने किया। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए कितना सरसों का तेल चाहिए? तो 1 किलोग्राम जो है हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए कितने सरसों का तेल की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए आपको 250 ग्राम सरसों के तेल की आवश्यकता होगी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। सीरे की बूंदों का निरीक्षण किस मीटर से करते हैं? तो रिफ्रैक्टोमीटर से करते हैं। देखिए, और जेल मीटर है, इस जेल मीटर का क्या प्रयोग करते हैं? जेल मीटर का जो है प्रयोग क्या है, ये समझ लीजिए पहले आप। तो जो जेल मीटर है, इसका जो प्रयोग होता है, वो प्रयोग हम पैक्टिन मापने के लिए करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पैक्टिन मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। और पैक्टिन क्या है? पैक्टिन जो है अमरूद में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। गुआवा में अमरूद में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, जो कि जेली बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बिना इसके जेली नहीं बन सकती। ये भी याद रखना है आपको। जैसे ये सब जो फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। सीरे की बूंदों का निरीक्षण किस मीटर से करते हैं? तो जो है सीरे की बूंदों का निरीक्षण जो हम करते हैं वो रिफ्रैक्टोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर से। 1 किलोग्राम पपीते का अचार बनाने के लिए कितने सिरके की आवश्यकता पड़ेगी? तो 1 किलोग्राम पपीते का अचार, यानी बोले तो पपीते का अचार आप समझ पा रहे होंगे, पपीता का अचार डाल देते हैं तो कितनी आवश्यकता पड़ेगी? सिरके की आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 लीटर सिरके की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सिंपल है, जितने किलोग्राम पपीते का 1 किलोग्राम है तो 1 लीटर चाहिए। जितने किलोग्राम रहेगा उतना लीटर हो जाएगा। यहाँ पे 2 किलोग्राम दे देगा तो यहाँ पे आपका 2 लीटर हो जाएगा आंसर। 2 लीटर सिरका आपका लगेगा यहाँ पर। तो परीक्षण हेतु डिब्बों में सुधार किसने आरंभ किया? तो किसने आरंभ किया? तो पीटर ड्यूरेट ने किया 1810 में। पीटर ड्यूरेट ने जो है 1810 में किया है। परीक्षण हेतु डिब्बों में सुधार किसने आरंभ किया? पीटर ड्यूरेट ने 1810 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पाश्चराइजेशन का आविष्कार किसने किया? तो जो पाश्चराइजेशन है उसका आविष्कार आपके लुई पाश्चर जी ने किया है। किसने? लुई पाश्चर। ये आपको याद रखने हैं जितने भी बता रहा हूँ मैं। तो ये लुई पाश्चर जी ने किया आपका 1860 में किया। ठीक है, भारत में आधुनिक ढंग से फल परिरक्षण उद्योग का शुभारंभ कब से हुआ? तो 1930 के बाद से हुआ है। कब से हुआ है शुभारंभ? भारत में आधुनिक ढंग से फल परिरक्षण उद्योग का शुभारंभ 1930 के बाद से हुआ है। भारत में फल सब्जियों की डिब्बाबंदी कब प्रारंभ हुई? तो ये आपकी 1936 में बंबई से हुई। फल एवं भारत में फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी भारत में कब शुरू हुई? तो ये है आपका 1936 में हुई है। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 1950, इसका सही आंसर हो जाएगा। 1950 में हुई केंद्रीय खाद्य, जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख के बता देता हूँ। मैसूर ऐसे लिखेंगे, ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ये आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2022 का जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया था। तो ये आपका मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपके 1950 में हुई थी। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो। अब ये देखिए, ये हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं और लगभग हमने यहाँ पे आपको लगभग 5 या 10 आपको फैक्ट बताए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट। तो ये आपके लगभग 25 मान के चलिए, 25 नहीं तो 20 तो आप मान के चलिए। 15 और 5 फैक्ट्स आपको बताए हैं, तो इतना आपके फैक्ट्स आपके तैयार हो गए हैं। अब देखिए, अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस और देखेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी होता क्या है, क्योंकि आजकल जो आपका एग्जाम होता है उसमें जो है लंबे लंबे लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लंबे लंबे जो लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी आवश्यक है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट का मतलब बोले तो सब्जेक्ट के प्रति समझ, उसके जितने भी कंसेप्ट हैं, जैसे बोले कि मैंने पोस्ट हार्वेस्ट बोला, मैंने एक वर्ड बोला पोस्ट हार्वेस्ट। अब आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है, पोस्ट हार्वेस्ट क्या है? तो वो यदि आपने पढ़ा होगा तो वो इमेज आपके दिमाग में बनेगी। इसी प्रकार जो है आपको घुमाता है एग्जाम हॉल में, आप घूम जाते हैं एग्जाम में हॉल में पेपर को देखकर। तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी क्या है? फसलों की कटाई के बाद उनका संरक्षण, संचयन, प्रसंस्करण, पदार्थ के संवर्धन की प्रक्रिया। तो इसको बता देता हूँ मैं, जैसे कि फसलों की कटाई के बाद उनका संरक्षण, यानी उनको उनका सही तरीके से उनकी देखरेख करना। ठीक है, और उनका प्रसंस्करण बोल सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग कर देना जिससे कि वो ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, संचयन, प्रोसेसिंग, पदार्थ संवर्धन की प्रक्रिया। जैसे कि मान के चलिए हमने आम को तोड़ा, हम लोग आम का अचार डालते हैं ना, हमने आम खरीद के लाए या आम को पेड़ से तोड़ा। अब हम यदि उस आम को ऐसे ही रखे रहेंगे तो वो 2, 4, 5 दिन में ख़राब हो जाएगा। अगर हम काट के भी रख देंगे तो भी ख़राब हो जाएगा। वैसा रखे रहने देंगे तो थोड़े दिन बाद ख़राब होगा, लेकिन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो अचार बना होता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। देखो, ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे आधा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट का। सुनिएगा ध्यान से। तो अचार जो होता है वो सालों तक आपका रखा रहता है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही है कि हम उसको जो है उसका प्रसंस्करण करते हैं, उसको संरक्षित करके रखते हैं
किससे संरक्षित करते हैं? उसको नमक के घोल में संरक्षित करके रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जब घर में अचार डालते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें मिलाई जाती हैं। सरसों का तेल भी मिलाया जाता है, उसमें जो है उसमें नमक भी मिलाया जाता है, बाकी अपने स्वाद के लिए जो भी है मसाले वगैरह मिलाए जाते हैं, ये सब चीज़ें मिलाते हैं। लेकिन उसको जो है संरक्षित करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो संरक्षित करने के लिए नमक ही मिलाया जाता है। उसमें नमक से क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव मतलब बोले तो अक्रिय हो जाते हैं। मतलब जो सक्रिय अक्रिय वाला होता है, अक्रिय मतलब वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे अपना इन्फेक्शन नहीं कर पाते हैं बैक्टीरिया, तो वही होता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपका 1 मिनट लिया, लेकिन आपको आधा कंसेप्ट पूरा समझा दिया है। आधा कंसेप्ट पोस्ट हार्वेस्ट का क्या होता है। पोस्ट हार्वेस्ट सृजनात्मक उत्पादन क्या है? तो सृजनात्मक उत्पादन जो है वो फसलों को बिना किसी प्रकार की क्षति के उत्पादित करने की क्षमता है। फसलों को बिना किसी प्रकार की क्षति के उत्पादित करने की क्षमता क्या है? सृजनात्मक उत्पादन है। फसलों के पोस्ट हार्वेस्ट के कारणों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो फसलों के पोस्ट हार्वेस्ट के कारणों को कैसे वर्गीकृत करेंगे आप? कैसे क्लासिफाइड करेंगे? वर्गीकृत को हम इंग्लिश में क्लासिफाइड बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है। तो इसको आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे? जैसे कि शारीरिक, रासायनिक, आनुवंशिक और जैविक कारण, ठीक है? इसका जो आंसर हो जाएगा ये है, जैसे शारीरिक, आनुवंशिक। तो जैसे फसलों के पोस्ट हार्वेस्ट के कारणों को कैसे वर्गीकृत करेंगे? शारीरिक, रासायनिक, आनुवंशिक और जैविक कारण, ठीक है? देखिए इनको ऐसे जो है वर्गीकृत कर सकते हैं हम। कैसे, ये क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। आपको समझ नहीं आया होगा इतने में, मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ी इसकी लैंग्वेज थोड़ा लग रहा है। वैसे मैं सरल भाषा में ही लिखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ा आपका टफ लग रहा है आपको, ठीक है? लेकिन ये टफ नहीं है, बहुत सरल है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। फसलों के पोस्ट हार्वेस्ट के कारणों को कैसे वर्गीकृत किया गया है? तो उसको जो है कैसे क्लासीफाइड किया गया है फसलों के पोस्ट हार्वेस्ट के कारणों को? पोस्ट हार्वेस्ट मतलब उपज प्रबंधन को कैसे वर्गीकृत किया गया है? किन भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में यहाँ पे दिए गए हैं, शारीरिक, रासायनिक, आनुवंशिक और जैविक कारण। तो ये 4 कारण आपके दिए गए हैं, तो 4 कारणों में आपका विभाजित किया गया है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना सरल क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। आपको जितना है समझने पर जोर दिया कीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। फसलों के पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी फसलों के पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी में कौन कौन सी तकनीकें होती हैं? तो सुखाई, संचयन, बिल्डिंग, रोजाना की उपाधारण आदि। तो ये क्वेश्चन जो है मैं वन लाइनर फॉर्म में इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपका जो एमसीक्यू फॉर्म में ही होना है, लेकिन वन लाइनर फॉर्म में क्या है, आपके ज़्यादातर कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपका जो है प्रैक्टिस टाइप की भी हो जाती है ऐसे में, ठीक है? एक और चीज़ सूचना आप लोगों को देनी थी मुझे। देखिए यदि आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, और आप चाहते हैं कि जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, ठीक है? जो प्रबल एग्रो स्टडी का टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे मैं आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल आपको देता रहता हूँ, और PDF भी बहुत सारी वहाँ पर डली हैं और डालता रहता हूँ, ठीक है? और एक और बैच मैंने बनाया है आप 6th सेमेस्टर के लिए स्पेशली, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। जो आपका डिसीज़ ऑफ फील्ड्स क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एग्ज़ाम था, उसमें लगभग 35+ क्वेश्चन फंसे हैं। उसी ग्रुप में डाले थे, जो मैंने नया ग्रुप बना है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आप प्रबल एग्रो स्टडी की जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी, वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी कैसे आपको उस पर ज्वाइन करना है, ठीक है? वो जो 6th सेमेस्टर का वो मैंने कृषि सारथी नाम से बनाया है, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, वहाँ पर मैसेजेस देख के, तो वहाँ पर मैंने पूरी जानकारी डाली हुई है, ठीक है? उसमें क्या है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर उस बैच को ज्वाइन कर लें, उस बैच उसको मतलब उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। शुष्की का महत्व क्या है? तो देखिए यह फसलों को उनके शुष्क राज्य में रखकर उनकी जीवन काल को बढ़ाता है। तो उनके जीवन काल को क्या बढ़ाता है? शुष्की का महत्व है ये। शुष्की बोले तो ड्राइनेस बोल सकते हैं, सूखा हुआ कोई चीज़। कौन कौन से पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है, कौन कौन से पोस्ट हार्वेस्ट हानियाँ हो सकती हैं? तो देखिए कीट रोग हो सकते हैं, फसल उत्पादन की त्रुटियां आदि हो सकती हैं। तो ये सब क्या है, तो देखिए जैसा कि दिया है कि कीट रोग, फसल उत्पादन की त्रुटियां आदि हो सकती हैं, क्या पोस्ट हार्वेस्ट की से हानि होती है ये सब, ठीक है? पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी में संचलन का क्या महत्व है? तो जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी है उसमें संचलन का जो महत्व है, यह फसलों की जीवन काल को बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फसलों का संचयन के लिए कौन सी तकनीक होती है? तो कौन सी तकनीक होती है फसलों के संचयन के लिए? तो ठंडा करना, और ये लिखा है वैश्यलों का उपयोग, और धूम्रपान और खच्चरी आदि, ठीक है? ये सब है फसलों के संचयन का जो उपयोग है, ठीक है?
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से भौगोलिक तत्व होते हैं? तो जलवायु, संसाधन, भौतिकी आदि। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से भौतिक, ये सब आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इसका क्या होता है, उसका क्या होता है, जितने भी मैं बता रहा हूँ तो ये आपके महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन का ट्रेंड चला है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। और 10वां क्वेश्चन है, सुधारित गुणवत्ता वाहन क्या है? यह फसलों को अधिक दूरगामी बाजारों तक ले जाने की क्षमता, ठीक है, क्षमता है और इसकी गुणवत्ता को सुरक्षित रखता है। सो ये सुधारित गुणवत्ता वाहन क्या है? तो ये यह फसलों को अधिक दूरगामी बाजारों तक ले जाने की क्षमता है और इनकी गुणवत्ता को सुरक्षित रखता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रमुख पोस्ट हार्वेस्ट कार्य है। जो प्रमुख पोस्ट हार्वेस्ट कार्य जो है वो धान की सुरक्षा, अनाज का चालन, ठीक है। तो धान की सुरक्षा और अनाज का चालन जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट का प्रमुख कार्य है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फसलों का संरक्षण और संचलन की क्या महत्वता है? संरक्षण और संचलन, देखिए ये क्या है, मैं ये कभी नहीं कह सकता आपसे कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उनकी भाषा ऐसी ही होगी जैसी इन प्रश्नों की रखी है। MCQs सॉल्व करना या क्लास यूट्यूब पर देखने का मतलब यही होता है कि आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है, किस प्रकार के, किस लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बाकी यदि आपको इसका जो है, जो पोस्ट हार्वेस्ट का है, इसका मैं आपको डाल दूंगा यूट्यूब पर, इसका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो आप देख लेना उसको, उसका मैं सल्यूशन जल्दी ही डाल दूंगा। फसलों की संरक्षण और संचलन की क्या महत्वता है? तो यह फसलों की गुणवत्ता और विपणन को सुनिश्चित करता है। क्या? फसलों का संरक्षण और संचलन क्या करता है? विपणन, विपणन बोले तो मार्केटिंग बोलते हैं विपणन को, मार्केटिंग, मार्केटिंग आप समझ रहे होंगे, उसको बेचना, किसी भी चीज़ को बेचना, उसको उससे जो है आर्थिक लाभ प्राप्त करना और उसको बेच देना, वही मार्केटिंग होता है। अभी हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो हम पोस्ट हार्वेस्ट पर अभी अपना फोकस करेंगे। कभी आपको पढ़ना हो इकोनॉमिक्स तो बोलना, किसी भी एग्जाम में आता हो तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट बता दूंगा उसका भी, ठीक है। तो मैंने पढ़ा है इकोनॉमिक्स भी, काफ़ी मैंने पढ़ा है। पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है? तो जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी? तो फसलों की सुरक्षा, उनके मूलतः विभागीय संरक्षण करना, ये सब होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, धान की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो धान की पूरी तरह से सुखाई की प्रक्रिया, कीटनाशकों का उपयोग, ठीक है, इसके साथ साथ संभाली गई तापमान और उम्मीदवार मौसम के तहत इसकी रक्षा करना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा संभाली गई, यहाँ पे जो है प्रबंधन होगा, कि तापमान का प्रबंधन, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद रखिएगा तापमान का प्रबंधन। तो ये आपका क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसका वो नहीं है, पूछेगा तो वैसे भी आप सही कर आएंगे। अनाज के चालन क्या है? तो अनाज को उसके उच्च गुणवत्ता की सुनिश्चित करना, ठीक है, करता है ताकि वह अधिक समय तक स्टोर किया जा सके। अनाज को उसके उच्च गुणवत्ता की सुरक्षित करता है ताकि वह अधिक समय तक स्टोर किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन कौन से तंत्र होते हैं? तो कौन कौन से तंत्र होते हैं? तो ये होते हैं आपके बिजली तापमान नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। फसलों को अधिक समय तक कैसे संचित किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? तो धान के साथ प्रेक्षण केप में संचित करना, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उपयोग। देखिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये केवल आप बोल सकते हैं कि, ये नहीं बोल सकता कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, आपसे पूछता है कि जैम में कितना TSS होता है, जैसे कितना सरकार का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा संस्थान कहाँ है, किसका मुख्यालय कहाँ है, ये ऑर्डर कब आया, वो ऑर्डर में कब आया। ये आपका क्या है, बोल सकते हैं कि ये आपकी प्रैक्टिस सेट आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। यदि आप वास्तव में अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, वो भी एक दिन में आप चाहते हैं कि पढ़कर बहुत कुछ आपको मिल जाए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको कृषि सारथी जो टेलीग्राम का चैनल है उसको कैसे ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ क्या है, मैंने इसके 450 300 या 400 क्वेश्चन लगभग डाल दिया हूँ, उसमें से ही आपका एग्ज़ाम आना तय है, क्योंकि उसी में आपका ऑल सिलेबस क्लियर किया गया है, पूरे फैक्ट उसमें डाले गए हैं। तो फसलों के पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी
में रोजगार क्षेत्र क्या है? तो संचालन, निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान और विकास, ये सब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि प्रबल एग्रो स्टडी का आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि आपको 400 से 450 क्वेश्चंस की वो सीरीज मिल जाए, तो आपको जो है कृषि सारथी जो टेलीग्राम का चैनल है 6th सेमेस्टर के लिए स्पेशली बनाया गया है, उससे आप जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको लिंक वहीं भेज दूंगा, तो आप वहाँ जरूर ज्वाइन कर लें प्रबल एग्रो स्टडी के टेलीग्राम चैनल को। अगला है, भारत में पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन कौन से अवसर हैं? तो संवैधानिक, किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, नए बाजारों के खोज, उन्नत भंडारण और परिवहन सुविधाएं आदि। और फसलों के पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी में रिसर्च और डेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इससे जो है नई तकनीकों का विकास होता है जो फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी में गुणवत्ता नियंत्रण का महत्व क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है मुझे, क्यों लग रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन महत्वपूर्ण है तो लगेगा क्यों नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, यह फसलों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में मदद करता है और उसकी लंबे समय तक रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है। पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी गुणवत्ता नियंत्रण का ये महत्व है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है तो क्यों है? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके माध्यम से हम खाद्य सुरक्षा और वित्तीय स्वावलंबन की सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम क्या जो है खाद्य सुरक्षा और वित्तीय स्वावलंबन को सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ पे जो मैं 6th सेमेस्टर के लिए एक बैच जो चल रहा है सारथी के नाम से, कृषि सारथी के नाम से, तो उसको कैसे ज्वाइन करना है वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ जो सारथी बैच है, कृषि सारथी बैच, वहाँ पर मैं लगभग 300-400 MCQs क्वेश्चन देता हूँ, और उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में लगभग 30 क्वेश्चन फंस जाते हैं, क्योंकि 30-35 आराम से फंस जाते हैं। क्योंकि यदि आपको भी वो क्वेश्चन चाहिए, उसकी PDF चाहिए, तो तुरंत जो प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप सर्च करेंगे तो भी निकल आएगा, प्रबल एग्रो स्टडी के नाम से सर्च करना टेलीग्राम पर जाके, ठीक है। ये था आज का वीडियो, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।